अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अगर आप हज 2026 के लिए सिलेक्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने पासपोर्ट, फ्लाइट बुकिंग, हज किट और रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स दिए हुए हैं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 3434 जारी किया है। इस सर्कुलर के जरिए उन्होंने कई अपडेट्स दिए हुए हैं हज और हज के डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो वन बाय वन हम लोग इस वीडियो में सारे पॉइंट को समझते हैं कि उन्होंने इस अपडेट्स के जरिए क्या क्या हाजियों के लिए बताया हुआ है। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो है पासपोर्ट सबमिशन के बारे में। सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रहे थे कि इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया आपसे यानी हाजियों से ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं जमा करवाएगी। तो इस सर्कुलर नंबर 34 के जरिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इसको जो है कि फाइनल कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि अब जो है कि इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों से ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करने को नहीं बोलेगी। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो पासपोर्ट आपको नहीं जमा करना, यानी आप पासपोर्ट आपके पास रहेगा। लेकिन इसके साथ आपकी जिम्मेदारी आती है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि अब आपको पासपोर्ट को बहुत ही संभाल के महफूज रखना होगा, क्योंकि पासपोर्ट पहले हज कमेटी ले लेती थी, ये उसकी जिम्मेदारी होती थी और वो हज तक संभाल के रखती थी, हज पे जाने तक इम्बार्केशन पॉइंट पे। लेकिन अब क्योंकि ये आपके पास है तो आपकी जिम्मेदारी है कि पासपोर्ट को हर नुकसान से बचा के रखें। और जब भी आप डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जाएंगे या एयरपोर्ट पे इम्बार्केशन पॉइंट पे जाएंगे तो आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट साथ में लेके जाना है। और ऐसे स्टेट जहाँ पे ओरिजिनल पासपोर्ट पहले ही जमा करा दिए गए हैं तो आपको वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है नहीं, वो हज कमेटी के पास जमा है। तो आपका पासपोर्ट उनके पास से डॉक्यूमेंट जब आपको मिलेंगे उस टाइम पे पासपोर्ट भी इंशाल्लाह आपका दिया जाएगा। तो आपको कैरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है ही नहीं। और ध्यान रखें कि जब आप डॉक्यूमेंट्स लेने जाएंगे, हज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि वीज़ा है, टिकट है और जो ID कार्ड्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें लेने जब जाएंगे इम्बार्केशन पॉइंट पे अपने हज हाउस पे, तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए। जिनका पासपोर्ट पहले से हज कमेटी में जमा नहीं है उनको अपना पासपोर्ट साथ में लेके जाना पड़ेगा। जब आप वो पासपोर्ट ओरिजिनल दिखाएंगे तभी आपको डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि अब ओरिजिनल पासपोर्ट हज कमेटी के पास नहीं है, उनको नहीं दिया गया है, तो आपको अपने पासपोर्ट की कुछ चीज़ें चेक करनी है। उसका वेरिफिकेशन, सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, खुद चेक करना है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जो पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए, जैसे कि पहले से हम लोग शुरू से फॉर्म भरने के टाइम से बताते आए हैं, वो 31 दिसंबर 2026 कम से कम होनी चाहिए। मतलब 30 दिसंबर भी नहीं चलेगा, 31 दिसंबर 2026 या उससे ज़्यादा इतनी होनी चाहिए। और उसका जो फिजिकल कंडीशन है वो इंटैक्ट होना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए, कटा फटा, जला मुड़ा या भीगा हुआ इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसको आपको अच्छी कंडीशन में रखना है, यानी कि जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इस तरह से पासपोर्ट में कोई खामी नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट करेक्ट कंडीशन में, गुड कंडीशन में होना चाहिए। और जैसा कि पहले ही बताया गया है कि हर पासपोर्ट में कम से कम 2 ब्लैंक पेजेज होने चाहिए, खाली पेजेज होने चाहिए, क्योंकि उस पर इमिग्रेशन वगैरह का आपका स्टैंपिंग होगा। और जो लोगों ने नया पासपोर्ट बनाया उनके तहत पूरा का पूरा इंशाल्लाह ब्लैंक होगा। लेकिन जिन लोगों का पुराना पासपोर्ट है और पहले भी ट्रेवल कर चुके हैं तो वो जरूर देख लें कि खाली पेजेज उसमें है कि नहीं। अपने पर्सनल डिटेल्स वगैरह मैच कर लें, जो नाम है, फोटोग्राफ है, डेट ऑफ बर्थ है और दूसरी जो डिटेल्स है वो हज एप्लीकेशन में जो आपने डाला है और आपके पासपोर्ट में जो है वो प्रॉपरली फिर से एक बार मैच कर लें, उसको चेक कर लें। कहीं कोई मिस्टेक हो तो अपनी हज कमेटी को कांटेक्ट करें। अगर कोई मसला, कोई प्रॉब्लम होता है, पासपोर्ट में कोई तकलीफ है, जैसे कि मैंने बताया कटा फटा, जला या भीगा हुआ, इस तरह से कोई मसला है और या मतलब 2 ब्लैंक पेजेस नहीं है, तो आप तुरंत से तुरंत अपनी स्टेट हज कमेटी को जो है कि इसके बारे में इतला दें, उनको कांटेक्ट करें। दोस्तों, तीसरा जो अपडेट है, तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लाइट बुकिंग के बारे में। अभी पहले जो है कि हज कमेटी ने हाजियों को जनवरी में दिया था फ्लाइट सिलेक्शन के लिए,
वो भी एक फ़्लाइट बुकिंग जैसा ही बोला जा रहा था। उस टाइम पे हाजियों को फ़्लाइट सेलेक्ट करना था कि कौन सी डेट को हमको जाना है। और ये दूसरी जो चीज़ है वो फ़्लाइट बुकिंग यानी कि रिपोर्टिंग है। तो फ़्लाइट बुकिंग यानी फ़्लाइट कंफर्मेशन आपको करना है। हज कमेटी की साइट पे उसका ऑप्शन आ गया है, आ जाएगा, और वहाँ पे जाके आपको कंफर्म करना है कि हम जो है कि जाने के लिए तैयार हैं। तो उसको एक जो है कि बहुत ही ध्यान से ये काम आपको कर लेना है। और इसके साथ में एक रिसीट निकलेगी फ़्लाइट कंफर्मेशन के लिए, फ़्लाइट बुकिंग की। वो रिसीप्ट को आपको संभाल के रखना, वो पावती संभाल के रखना और उस पर साइन करना है। और साइन करने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स लेने जाएंगे, हज कमेटी ऑफ इंडिया में टिकट वगैरह लेने जब जाएंगे, हज की किट लेने जाएंगे, उस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट आपके साथ होना जरूरी है। ये स्लिप जो फ्लाइट कंफर्मेशन वाली स्लिप है, ये आपके पास होना जरूरी है। तो इसको भी आप लेके जाएं साथ में, और इसके अलावा जो और डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो भी आपको लेके जाना है। चौथा जो पॉइंट है वो है रिपोर्टिंग के बारे में। पहले जो रिपोर्टिंग होती थी वो 2 दिन पहले यानी 48 घंटे पहले होती थी। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बताया है कि आपको रिपोर्टिंग अपने इम्बार्केशन पॉइंट पे 24 घंटे के अंदर करना है, 24 घंटे पहले करना है। यानी आपकी जो फ्लाइट रहेगी उसका जो टाइमिंग रहेगा उससे 24 घंटे पहले आपको ये काम करना है। इसके टाइम पे जब आप जाएंगे ये रिपोर्टिंग के टाइम में, तब आपको जो है कि ट्रैवल किट्स वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे। और अब इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक ऐसा है कि जो दूर दराज के हाजी होते हैं, जो हज हाउस या इम्बार्केशन पॉइंट यानी एयरपोर्ट से दूर रहते हैं, वो तो पहले ही आ जाएंगे। 1 दिन या 2 दिन पहले ही आपको जो है कि 1 दिन पहले ही आपको जो है कि हज हाउस में 24 घंटे पहले पहुंच जाना है। और मोस्टली सभी हज हाउसेज में हाजियों के ठहरने और जो है कि खाने पीने की व्यवस्था रहती है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि सिर्फ हाजियों के लिए रहती है, उनके रिश्तेदारों के लिए, यानी आपको जो पहुंचाने के लिए, छोड़ने के लिए अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसको अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। और जो हाजी हैं जिनके पास हज का डॉक्यूमेंट है, उनको जो है कि रहने और खाने की व्यवस्था हर हज हाउस या हज भवन में इम्बार्केशन पॉइंट पे हज कमेटी की तरफ से रहती है। तो जो दूर दराज के लोग हैं, 100-200 किलोमीटर से दूर वाले हैं, जो दिन भर में नहीं पहुंच सकते हैं, वो जो है कि 24 घंटे पहले हज कमेटी में आ जाएं और वहाँ पे जो है कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आएँ, पासपोर्ट ओरिजिनल और सारी चीज़ें, और सामान भी, लगेज वगैरह भी सब लेके आ जाएं पैकिंग करके घर से। और यहाँ पे जो है कि आके अपना एंट्री कराएं और हज हाउस में ठहरें, और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको दिए जाएंगे। और इंशाल्लाह यहीं से हज हाउस या हज भवन से ही आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। मोस्टली एयरपोर्ट हज हाउसेज में इसकी व्यवस्था होती है, वो हाजियों को अपनी तरफ से ही वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। और बहुत सारी जो है कि और भी एक्टिविटीज होती हैं, हेल्प लोग वहाँ पे करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट सही से लगाना, लगेज में कुछ प्रॉब्लम है उसको सही करना, और एहराम वगैरह पहनने कैसे पहनना है, और छोटी मोटी जो है कि हज के बारे में ट्रेनिंग, एयरपोर्ट के बारे में ब्रीफिंग, ये सारी चीज़ें जो लोग हज हाउस में या हज भवन में आके 1 दिन पहले रुकते हैं, उनको जो है कि हज हाउस वाले करवा के देते हैं। सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ करा के फिर एयरपोर्ट पे उनको ड्रॉप कर दिया जाता है 5-6 घंटा पहले। और जो हाजी डायरेक्ट एयरपोर्ट पे आना चाहते हैं, यानी जो नज़दीक रहते हैं, वो 1 दिन पहले आके अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके चले जाएंगे हज हाउस से। उसके बाद अपने घर से डायरेक्ट जो है कि एयरपोर्ट पे जाएंगे। उनको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 6 घंटा पहले अपने इम्बार्केशन पॉइंट यानी कि एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए, हज किट दी गई है, वो सारी चीज़ें साथ में रखना, जैसा कि हेल्थ कार्ड है, उसके बाद वीज़ा है, पासपोर्ट है, और भी जो टिकट है, और उसके अलावा भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ID कार्ड्स वगैरह हज कमेटी देगी, वो सब अपने साथ लेके आपको चलना है। 5वां जो पॉइंट है वो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, यानी कि कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सफ़र के टाइम पे आपको लगेगा, तो उसको प्रॉपरली आपको चेक कर लेना है कि कहीं इसमें कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें सबसे पहला है ओरिजिनल पासपोर्ट। उन लोगों के लिए जिनका पासपोर्ट बीच में चेंज हुआ है, उनको पुराना और नया दोनों पासपोर्ट रखना है। जिन्होंने एप्लीकेशन पुराने पासपोर्ट से किया था, उसकी वैलिडिटी या कुछ मामला हो गया तो उन्होंने नया पासपोर्ट इशू कराया और हज कमेटी को जमा किया है, ऐसे लोग पुराना और नया दोनों पासपोर्ट लेके जाएंगे। और जिन लोगों का एक ही सिंगल पासपोर्ट से सारा काम हुआ है, तो वो एक ही पासपोर्ट लेके जाएंगे। हेल्थ कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट,
और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। बहुत सारे लोगों ने दूसरी जगहों पे यानी विदेश वगैरह में जो वैक्सीनेशन वगैरह कराया है तो उनको वैक्सीन के लिए अलग से सर्टिफिकेट है। अदरवाइज जो लोग इंडिया में करवा रहे हैं उनके हेल्थ कार्ड में ही ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आ जाएंगे, यानी कि आपका जो फिटनेस है वो भी उसी हेल्थ कार्ड में ही आ जाएगा और जो आपका वैक्सीनेशन का स्टैंपिंग वगैरह है, सर्टिफिकेट है, वो भी हेल्थ कार्ड में आ जाएगा, यानी कि आपको हेल्थ कार्ड साथ में रखना है। जो पेमेंट्स आपने अब तक किया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा इंस्टॉलमेंट का जो भी आप पेमेंट करेंगे वो सारी पेमेंट की स्लिप आपको साथ में रखनी है। और जो फ्लाइट कंफर्मेशन, जैसा कि पहले बताया मैंने ऊपर कि फ्लाइट बुकिंग का जो कंफर्मेशन की रिसिप्ट होगी उसको साइन करके ज़रूर से ज़रूर अपने पास लेके रखना है, साथ में उसको साथ में उसको जो है कि साथ में उसको कैरी करना है। और भी कोई डॉक्यूमेंट जो हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको टाइम टू टाइम देती है या दिया हुआ है तो वो भी साथ में आपको रखना है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखना है कि ये पांचों डॉक्यूमेंट आपको चेक करके प्रॉपरली है नहीं है, ये सब जो है कि साथ में रखना है। इसको डबल चेक करना है, एक बार नहीं 2 बार आपको इसको चेक करना है, मल्टीपल टाइम चेक करना है डिपार्चर से पहले कि आपके पास सारी चीज़ें है कि नहीं। जो 6th पॉइंट है यानी छठा जो पॉइंट है वो है कलेक्शन ऑफ हज किट, यानी कि जो हज की किट हज कमेटी ऑफ इंडिया या हज हाउस से आपको दिया जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको कैसे जो है कि आपको मिलेगा। तो उसमें सबसे पहला है कि स्मार्ट वॉच, फिर आईडी कार्ड, वीज़ा और दूसरे जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट यानी टिकट वगैरह आपके जो होंगे वो सारी चीज़ें आपको दिया जाएगा। ये आपको अपने अपने एम्बार्केशन पॉइंट पे मिलेगा, वहाँ से जो है कि आपको इसको कलेक्ट करना है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो लोग दूसरे स्टेट से, जैसे कि किसी ने अहमदाबाद से एप्लीकेशन किया है लेकिन उनका एम्बार्केशन पॉइंट मुंबई है तो उनको ये सारी चीज़ें मुंबई से मिलेंगी, तो आपको मुंबई में आके कलेक्ट करना है, इसको अहमदाबाद में या गुजरात में आपको नहीं मिलेगा। तो ये और जिन लोगों का जो सेम स्टेट है उनको अपने एम्बार्केशन पॉइंट यानी हज हाउस में आके ले लेना है 24 घंटा पहले, तो ये आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसको आपको बताया हुआ है कि इसको कवर हेड जो है वो जाएगा और जो आपके डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जैसे कि पेमेंट की स्लिप, हेल्थ कार्ड और उसके बाद जो है कि जो फ्लाइट कंफर्मेशन की स्लिप है, ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे। तो पूरे कवर वालों का डॉक्यूमेंट कवर हेड अगर खुद जा रहा है तो उसको दे दिया जाएगा। अदरवाइज एक दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद नहीं जा रहे हैं, किसी रिलेटिव किसी रिश्तेदार को आप भेजना चाहते हैं तो उसके लिए इसी सर्कुलर में अनेक्शन नंबर 1 दिया है, एक फॉर्मेट दिया गया है, उसको आपको फिलअप करना है और जो बंदा जा रहा है उसका आधार कार्ड वगैरह उसमें लगा के आपको जो है कि देना है और अथराइज करना है, कवर हेड को साइन करके देना है इस पर कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो हज किट है वो इनको दे दीजिए। तो इंशाअल्लाह हज कमेटी दूसरे बंदे को भी ये आपका डॉक्यूमेंट दे देगी, आपको हाजी को खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो ये अनेक्शन नंबर 1 है इसको आपको प्रॉपरली पढ़ लेना है और इसको फिलअप कर देना है। ये है अथोराइजेशन लेटर फॉर कलेक्शन ऑफ हज की ट्रेवल डॉक्यूमेंट, इसको जो है कि आपको फिलअप करके दे देना है। ध्यान रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट आपको किसी और से ही मंगाना है। अगर आपको फुर्सत है तो बेस्ट है कि कवर हेड चला जाए, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ पूछना या लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली इनको जो है कि ये हज किट इंशाल्लाह दे दी जाएगी। इंपॉर्टेंट एडवाइस इसमें आपको ये है कि सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको डबल चेक करना है, 2 बार आपको कम से कम चेक करना है। पासपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको सेफ रखना है और उसमें कुछ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत उसको रिपोर्ट करना है और जो रिपोर्टिंग का टाइम दिया जा रहा है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, उस टाइम पे आपको रिपोर्टिंग करना ही करना है। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ दिल में खुशी भी है और हल्का सा गम भी है। खुशी इस बात की है कि हमें पूरा रमजान नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और गम इस बात की है कि ये बरकतों भरा महीना हमसे रुखसत हो रहा है। रमजान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं था बल्कि ये एक ट्रेनिंग थी सब्र की, तकवा की और अल्लाह के करीब होने की। आज जब ये महीना ख़त्म हो रहा है सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि क्या हमारे रोज़ा, हमारी नमाजें और हमारी दुआएं कबूल हुई कि नहीं। हम सबको अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि उसने हमारी हर इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया होगा, क्योंकि वो रहमान भी है और रहीम भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ है, ऐ अल्लाह जो इबादत हमने रमज़ान में की उसे कबूल फरमा, हमारी कमियां और हमारी गलतियों को माफ़ फरमा और हमें ऐसे ही नेक अमल करने की तौफीक पूरे साल अता फरमा, आमीन। दोस्तों असली कामयाबी ये नहीं है कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया, हमने पूरे रमज़ान के रोज़े
रख लिए। असली कामयाबी ये है कि रमज़ान के बाद भी पूरे साल हम रमज़ान के जैसे ही इबादतें करते रहें, उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हज के बारे में जो बड़े अपडेट्स आए हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर नंबर 34 के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।